नमस्कार साथियों, रीट परीक्षा 2021 के लिए जी हाँ 25 अप्रैल को होने वाली रीट परीक्षा के लिए हम आपके लिए लाए हैं एकदम नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित मनोविज्ञान का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे मित्रों, यह जो पेपर है लेवल 1 और लेवल 2 यानी दोनों ही लेवल के लिए, चाहे वो L1 की परीक्षा दे रहा हो, चाहे L2 की परीक्षा दे रहा हो, चाहे उसने STC किया हो, चाहे B.Ed किया हो, दोनों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हम मनोविज्ञान का मॉडल पेपर लाए हैं जो नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है। चलिए मेरे मित्रों, चलो करें मजबूत तैयारी, अब है हमारी बारी। इसी ध्येय को लेते हुए प्रारंभ करते हैं आज का मॉडल पेपर। नमस्कार, मैं राहुल छिपा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राहुल छिपा में। पहला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे मित्रों कि मनोविज्ञान का क्षेत्रवाद सिद्धांत किसने दिया था? किस मनोवैज्ञानिक ने क्षेत्रवाद सिद्धांत दिया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हेनरी गोडार्ड ने, ऑप्शन बी C.T. मॉर्गन ने, ऑप्शन सी लियोन फेस्टिंगर ने, या ऑप्शन डी कर्ट लेविन ने। कौन सा वह विद्वान है मेरे मित्रों जिसने क्षेत्रवाद सिद्धांत दिया था? मनोविज्ञान का क्षेत्रवाद सिद्धांत। सोचिए मेरे मित्रों, तो ध्यान रखिएगा मित्रों, प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कर्ट लेविन ने जो है ये मनोविज्ञान का क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया था। इसका हम ध्यान रखेंगे। सीधा सिद्धांत देके उसके जो मनोवैज्ञानिक है उसका नाम भी पूछा जा सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से छद्म परिपक्वता का काल कौन सा है? यानी छद्म परिपक्वता काल कौन सा कहलाता है मेरे मित्रों? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए किशोरावस्था को कहा जाता है, ऑप्शन बी शेषावस्था को कहा जाता है, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, या ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। इन चारों में से मित्रों छद्म परिपक्वता का जो काल है, जो समय है, वो किसे कहा जाता है मित्रों? आप भी इसका आंसर दे सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं मेरे मित्रों। चलिए मैं आपको बताता हूं कि प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर क्या है। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्व बाल्य अवस्था। यानी पूर्व जो बाल्य अवस्था उसे छद्म परिपक्वता का काल कहा जाता है मेरे मित्रों। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। चलिए मेरे मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? स्टैनले हॉल ने किस पुस्तक में किशोरावस्था की विस्तृत जानकारी दी है? जी हाँ मेरे मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं इस पर स्टार लगा देता हूँ कि स्टैनले हॉल ने किस पुस्तक में अपनी पुस्तक का में किशोरावस्था की विस्तृत जानकारी दी है, वो हमें बतानी है मेरे मित्रों। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए क्या कह रहा है हमारा? डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ऑप्शन बी एडोलसेंस, ऑप्शन सी नेचर ऑफ एडोलसेंट्स, या ऑप्शन डी डेवलपमेंट इन एडोलसेंट्स। कौन सी मेरे मित्रों इनकी पुस्तक होगी जिसके अंदर इन्होंने किशोरावस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी है स्टैनले हॉल की? सोचिए मेरे मित्रों, ये प्रश्न आपको वहाँ उलझा सकते हैं, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। प्रश्न संख्या 3 का जो सही आंसर होगा मेरे मित्रों ऑप्शन बी एडोलसेंस नामक जो पुस्तक है वो स्टैनले हॉल ने लिखी है कि उसमें किशोरावस्था की उन्होंने विस्तृत जानकारी दी है मेरे मित्रों, ध्यान रखिएगा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है। क्या कहा गया है? 11 या 12 वर्ष का जो बालक होता है उसकी नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है। यह कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था? यानी कौन सी कमेटी थी जिसने यह बात कही थी मेरे मित्रों? आइए ऑप्शन देख लेते। ऑप्शन ए राममूर्ति कमेटी, ऑप्शन बी हेडो कमेटी, ऑप्शन सी कोठारी कमेटी, या ऑप्शन डी यशपाल कमेटी। कौन सी कमेटी ने ये कहा था मेरे मित्रों कि 11 और 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है? तो देखिएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा मेरे भाइयों ऑप्शन बी हेडो कमेटी ने ये कहा था, और ये हमें ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा और यूनिक प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि किशोरावस्था जीन पियाजे के द्वारा
दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, बहुत ही अच्छा और 100% आने वाला प्रश्न है। क्या कहता है कि किशोरावस्था जीन पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए संवेदी पेशीय अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या ऑप्शन डी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। चारों अवस्थाओं में से कौन सी है मेरे मित्रों, जल्दी से सोच लीजिए। मित्रों मैंने 100% लगा दिया है आपके लिए पहले ही। तो देखिए मित्रों, इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था के लिए जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है मेरे मित्रों, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या कह रहा है कि बालक के विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें उसके संवेगात्मक व्यवहार में आंधी और तूफान सी गति होती है। सुनिए मित्रों, प्रश्नों को घुमाकर उनकी लैंग्वेज चेंज कर कर आपको प्रश्न दिए जाएंगे, तो ये एक बार और समझ लीजिएगा आपको क्या कह रहा है, और इस पर मैं डबल स्टार लगा देता हूँ। बालक के विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें उसके संवेगात्मक व्यवहार में आंधी और तूफान सी गति होती है। आइए देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए शेषवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था या ऑप्शन डी वयस्कावस्था। कौन सी अवस्था के अंतर्गत होगा मेरे मित्रों, तो ध्यान रखिएगा। जहाँ भी आंधी और तूफान का नाम ले मेरे मित्रों, आंधी और तूफान का नाम जहाँ पर लिया जाएगा वह कौन सी अवस्था होगी मेरे मित्रों, ऑप्शन सी किशोरावस्था होगी। किशोरों के लिए आंधी और तूफान सी गति मानी जाती है। चलिए मेरे मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 के बाद जो अगला प्रश्न आया मेरे मित्रों, क्या कह रहा है, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। इस प्रकार का कथन किसका है मेरे मित्रों। वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जो व्यक्ति के जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया है उन्होंने, ये कथन किसका है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए डगलस एंड हॉलैंड का, ऑप्शन बी वुडवर्थ का, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो का या ऑप्शन डी हरलॉक का। किसका है मेरे मित्रों यह कथन। तो देखिएगा मित्रों, प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत जो ये कथन कहा गया है उसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी वुडवर्थ। यानी वुडवर्थ जो हमारे विद्वान हैं, इन्होंने यह बात यानी यह कथन कहा था। जीवन प्रारंभ करने के समय जो प्रभावित करती है व्यक्ति को, वातावरण से संबंधित बाह्य तत्व प्रभावित करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वुडवर्थ। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या कह रहा है, बच्चों के व्यवहार को उनको प्राप्त उपहारों के द्वारा नियंत्रित करने वाली नैतिक विकास की दशा है। बहुत ही यूनिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे मित्रों। बच्चों के व्यवहार को उनके प्राप्त उपहारों के द्वारा नियंत्रित करने वाली नैतिक विकास की दशा है, कौन सी है। आइए चारों ऑप्शन हम देख लेते हैं मेरे मित्रों। ऑप्शन ए अधिकार और सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने की नीति, ऑप्शन बी अच्छे बालक की नीति, ऑप्शन सी विनम्रता और सजा दिशा निर्देश की नीति या सदा सुखवादी और नैमित्तिक निर्देश इसके अंतर्गत आते हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा मेरे मित्रों, सोचिएगा, जल्दी से बताइएगा मुझे इस प्रश्न का सही आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा मित्रों, प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सदा सुखवादी और नैमित्तिक निर्देश जो होते हैं, ये होता है बच्चों के व्यवहार को उनके जो उपहार होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, उपहारों द्वारा नियंत्रित करने की नैतिक विकास की दशा होती है मेरे मित्रों। प्रश्न का ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं मेरे मित्रों। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम है। कौन सा सही क्रम है निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, विस्तार करना, अन्वेषण करना, व्याख्या करना, मूल्यांकन करना, क्या यह सही क्रम है। ऑप्शन बी व्याख्या करना, अन्वेषण करना, मूल्यांकन करना और उसका विस्तार करना, क्या ये सही क्रम है। ऑप्शन सी
अन्वेषण करना, मूल्यांकन करना, विस्तार करना और व्याख्या करना, क्या ये सही क्रम है? या ऑप्शन डी, अन्वेषण करना, फिर उसकी व्याख्या करना, फिर विस्तार करना, मूल्यांकन करना, कौन सा सही होगा मेरे मित्रों? निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल का सही क्रम क्या होगा? सोचिए जल्दी से। अच्छा, यूनिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी प्रकार के, यानी 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार, सभी स्टार इसके अंदर मैंने लगा दिए। तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम में आएगा अन्वेषण करना, उसके बाद आएगा व्याख्या करना, उसके बाद आएगा विस्तार करना और अंत में आएगा मूल्यांकन करना। तो ये चारों ही इसी क्रम के अंतर्गत आएंगे। तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं मेरे मित्रों। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? महेश को स्कूल जाते हुए हर रोज तंग किया जाता है, यानी महेश जो बच्चा है उसको स्कूल जाते हुए हर रोज तंग किया जाता है। अब जब भी वह किसी बस के पास आने की आवाज़ सुनता है तो वह घबराने लगता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस प्रकार के व्यवहार की व्याख्या करता है? यानी इस प्रकार का जो व्यवहार हो रहा है अधिगम के अंतर्गत, वो किस प्रकार की व्यवहार कर रहा है? एक बच्चा होता है वो स्कूल नहीं जाना चाहता मित्रों, तो वह स्कूल जाते समय घर वाले उसको तंग करते, उसको कहते जल्दी करो, ये करो, वो करो। तो इस प्रकार जब उसको बस की आवाज़ आ जाती है कभी भी, तो उसे लगता है कि अरे यार मुझे तो जाना पड़ेगा। तो ये जो घबराने लग जाता है वो, तो अधिगम के अंतर्गत इस प्रकार के सिद्धांत में जो व्यवहार की व्याख्या करता है वो कौन सा है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पुनर्बलन, ऑप्शन बी उद्दीपक विभेदीकरण, ऑप्शन सी उद्दीपक सामान्यीकरण या ऑप्शन डी दंड। कौन सा चारों में से उसका कारण हो सकता है मेरे मित्रों? तो देखिएगा इस प्रश्न का मित्रों आपको हर एक प्रश्न जो है यूनिक और अच्छा मिलेगा। आपको अगर ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए ताकि हमारी वजह से किसी को अच्छे प्रश्न मिल सके, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या जो 10 है हमारा, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा मेरे मित्रों ऑप्शन सी, उद्दीपक का सामान्यीकरण हो गया मित्रों। बार बार जब ये प्रक्रिया हो रही है तो बच्चा उससे सामान्यीकरण हो गया है, तो उसके कारण ही बस के पास आने पर ऐसी स्थिति होती है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, हमारा प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? यदि किसी विद्यार्थी की कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु समान है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग होगा। यानी कोई बच्चा है मेरे मित्रों, उसकी दोनों ताई यानी उसकी एमए और उसकी सीए, ये दोनों जो आयु है समान है, मेंटल एज भी समान है और दूसरी एज भी समान है, तो वह किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? मेरे मित्रों सूत्र का ध्यान रखना और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है। तो देखिए मित्रों आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए औसत से कम होता है वो विद्यार्थी, ऑप्शन बी औसत होता है, ऑप्शन सी उत्कृष्ट होता है या ऑप्शन डी प्रतिभावान होता है। किस प्रकार का होता है? यदि एक बच्चे की आयु यानी जो वो एज है वो भी सेम है और मानसिक आयु भी सेम है तो कौन सा होगा? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, ऐसे बालक, ध्यान से मैं यहाँ पर नोट लगा के बोल रहा हूँ, आपको नोट लगा के बोल रहा हूँ मेरे मित्रों कि ऐसा बालक जिसकी ओरिजिनल आयु और मानसिक आयु दोनों सेम है, काल क्रमानुसार जो आयु वो भी सेम है और मानसिक आयु भी सेम है, तो उसका जो बुद्धि लब्धि का जो वर्ग होगा मेरे मित्रों वो होगा औसत। ऐसे छात्र औसत छात्र कहलाएंगे मेरे मित्रों, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी औसत जो छात्र है, औसत बुद्धि लब्धि के अंतर्गत वो आएगा। अगले और प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मेरे मित्रों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, क्या कह रहा है? अहम निर्देशित होता है। अहम किससे निर्देशित होता है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सुख के सिद्धांत के द्वारा, यानी अहम क्या चाहता है कि भाई बस आनंद ही आनंद रहे। ऑप्शन बी आदर्शवादी सिद्धांत, यानी वो आदर्श को अपनाता है। ऑप्शन सी वास्तविक सिद्धांत, वास्तविकता से संबंधित होता है या ऑप्शन डी सामान्य सिद्धांत के द्वारा। किस सिद्धांत के द्वारा संबंधित होता है मेरे मित्रों? प्रश्न संख्या 12। मित्रों अगर आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा आराम से समझते हुए देखेंगे तो आपको हर एक प्रश्न में विशेष तथ्य मिलेंगे मेरे मित्रों। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 12, अहम किससे निर्देशित होता है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वास्तविक सिद्धांत द्वारा, यानी ये वास्तविकता से संबंधित है मेरे मित्रों। हमारा जो ये अहम है वास्तविकता से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, जब एक विद्यार्थी स्वयं की असफलता का दोष असहयोगी कारकों को देता है जिससे उसके अवांछित व्यवहार से ध्यान हट जाए तो यह क्या कहलाता है। देखिए अच्छा प्रश्न है। जब एक बालक है या एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है जो स्वयं की असफलता का दोष असहयोगी कारकों को देता है, अरे यार मेरे तो ऐसे ही नहीं हुआ, मेरे तो ऐसे ही नहीं हुआ, ऐसे अवांछित व्यवहार से वो क्या करता है, ध्यान हट जाए, मतलब उसका ध्यान हट जाए, तो इसे क्या कहलाता है, इसे क्या कहेंगे। आइए ऑप्शन देखते। ऑप्शन ए प्रतिस्थापन, ऑप्शन बी दमन, ऑप्शन सी उदात्तीकरण या ऑप्शन डी प्रक्षेपण। क्या कहेंगे मेरे मित्रों, जल्दी से आप बताइएगा। तो देखिएगा इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रक्षेपण। इस प्रकार की अगर वो बात कर रहा है तो वह किस में आएगी, प्रक्षेपण के अंतर्गत आएगी। चले मित्रों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है हमारे मित्रों, फेम्स ऑफ द माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी पुस्तक के रचयिता हैं। पुस्तक के रचयिता कौन है, पुस्तक का नाम है फेम्स ऑफ द माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। इसके रचयिता कौन है, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सी स्पीयरमैन, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी विलियम मैकडूगल या ऑप्शन डी एच गार्डनर। कौन इस पुस्तक के रचयिता। मित्रों चांस बन सकता है कि पुस्तक से संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। तो देखिएगा मित्रों प्रश्न संख्या 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी एच जो गार्डनर है। इनकी ये पुस्तक है फ्रेंड्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से। ध्यान रखिएगा इस पुस्तक के रचनाकार, इसको लिखने वाले एच गार्डनर है। तो प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। मित्रों वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है, एडगर डेल द्वारा दिए गए अनुभव शंकु में कौन सा अनुभव बड़े पक्ष के प्रथम पद पर दिया गया है। आइए ऑप्शन देख लेते। ऑप्शन ए दृश्यात्मक संकेत, ऑप्शन बी वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन सी प्रदर्शन या ऑप्शन डी चलचित्र। कौन सा इसके अंतर्गत दिया गया है। मित्रों ध्यान रखिएगा ये आपका ट्रिपल स्टारेड प्रश्न हो गया, यानी मोस्ट से भी मोस्ट, यानी मोस्ट का पापा हो गया मित्रों ये, कि एडगर डेल ने जो अनुभव शंकु दिया था। याद रखिएगा मित्रों ये इस प्रकार से एडगर डेल द्वारा एक अनुभव शंकु दिया गया है इस प्रकार से, उसके अंतर्गत जो बड़े पक्ष का जो प्रथम पद है वो कौन सा होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं मेरे मित्रों। ऑप्शन देख भी लिए होंगे, फिर एक बार और बता देता हूं। दृश्यात्मक संकेत, ऑप्शन बी वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव या ऑप्शन सी प्रदर्शन या ऑप्शन डी चलचित्र। कौन सा होगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 15 का जो सही आंसर होगा मेरे मित्रों ऑप्शन बी वास्तविक प्रत्यक्ष जो अनुभव है वो अनुभव के बड़े पक्ष में, यानी फर्स्ट नंबर पर ये आता है बड़े पक्ष की तरफ से। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी वास्तविक प्रत्यक्ष जो अनुभव मिलते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए साथियों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा मित्रों। सभी साथियों की हम सहायता कर सके ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। चलिए साथियों अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।